नाइल। यह सिर्फ एक नदी से कहीं ज्यादा है। हजारों सालों से यह विशाल जलमार्ग जीवन का स्रोत और कुदरत की एक ताकत रहा है। यह सूखे रेगिस्तानों के बीच से अपना रास्ता बनाती है, अपने साथ हरियाली की एक पट्टी लाती हुई। बहुत लोगों ने इसके राज समझने और इसकी ताकत को काबू में करने की कोशिश की है। नील बहुत पुरानी है, फिर भी यह आज भी जिंदगियों को आकार देती रहती है। इसकी कहानी भी इसके पानी की तरह ही लगातार समुद्र की तरफ बहती है। ये नदी सचमुच बहुत विशाल है, इतिहास की जीवन रेखा। इसका सफर सच में बहुत ही जबरदस्त है, हजारों मील तक फैला हुआ। ये महाद्वीप के एकदम बीचों बीच से शुरू होती है और उत्तर की तरफ घूमती हुई आगे बढ़ती है। ये बहाव की दिशा उत्तर की ओर इतनी बड़ी नदी के लिए थोड़ी अजीब है। सदियों तक इसका असली स्रोत भूगोल की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक था। खोजकर्ताओं ने सब कुछ दांव पर लगा दिया, यह पता लगाने के लिए कि यह महान नदी अपना अद्भुत सफर कहां से शुरू करती है। नील ने वक्त को गुजरते देखा है, इंसानी ख्वाहिशों को बढ़ते देखा है और कुदरत के धीमे लगातार काम को भी, जिसने नजारे और किस्मतें बदली हैं। इसके किनारों पर बड़ी बड़ी सभ्यताएं फली फूली, सीधे इसके पानी से ताकत लेते हुए। बड़े बड़े साम्राज्य बने इसकी बनाई उपजाऊ जमीन की वजह से, और वो खत्म भी हुए। कभी कभी जब नदी का मिजाज बदल जाता था। नील एक देवता थी, देने वाली थी, आने जाने का रास्ता थी और जंग का मैदान भी। इसका असर पिरामिडों में, मंदिरों में और उन जमीनों की रूह में बुना हुआ है जिन्हें यह छूती है। हम इस नदी के साथ सफर करेंगे, इसके छिपे हुए स्रोतों से लेकर इसके बड़े डेल्टा तक। हर ग्रेट रिवर की एक बिगिनिंग होती है, एक पॉइंट जहां से पानी की फर्स्ट ड्रॉप्स अपनी लॉन्ग जर्नी शुरू करती हैं। नाइल के लिए दिस बिगिनिंग सदियों तक एक मिस्ट्री बनी हुई थी। एंशिएंट सिविलाइजेशन सोचती थीं कि इसका लाइफ गिविंग पानी कहां से आता है। यूरोप और दूसरी जगहों से आए एक्सप्लोरर्स ने अपनी लाइव्स डेडिकेट कर दी और समटाइम्स गंवा भी दी नाइल का सोर्स ढूंढने की क्वेस्ट में। लेक विक्टोरिया, यह वास्ट फ्रेश वाटर सी जो अफ्रीका के हार्ट में बसा है, को वाइडली व्हाइट नाइल का मेन सोर्स माना जाता है, जो नाइल की दो मेजर ब्रांचेस में से एक है। एक्सप्लोरर जॉन हैनिंग स्पीक पहले यूरोपियन थे जो 1858 में यहाँ पहुंचे और इसे सोर्स के तौर पर आइडेंटिफाई किया। उन्होंने इसका नाम इंग्लैंड की क्वीन के नाम पर रखा। इस ग्रेट लेक के नॉर्दर्न एज से पानी स्पिल आउट होता है और विक्टोरिया नाइल बनाता है। यह रिवर की एपिक जर्नी के लिए एक की स्टार्टिंग पॉइंट है, नॉर्थ की तरफ मेडिटेरेनियन सी की ओर। व्हाइट नाइल, जो लेक विक्टोरिया रीजन से ओरिजिनेट होती है, पूरे साल पानी का स्टेडी कांस्टेंट फ्लो देती है। इसके सोर्सेज के ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन से लेकर सूडान और इजिप्ट के एरिड डेजर्ट्स तक का जर्नी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। नील सिर्फ एक ही तरह के लैंडस्केप में नहीं बहती, इसका सफर ना बड़े ही अमेजिंग अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट से होकर गुजरता है। हरे भरे ट्रॉपिकल रीजन से लेकर बड़े बड़े सूखे रेगिस्तानों तक नील ये सब देखती है। व्हाइट नाइल अपनी जर्नी शुरू करती है लेक विक्टोरिया से। साउथ सूडान में ये एंटर करती है बड़े सड स्वैम्प्स में। ब्लू नाइल तो इथियोपियन हाईलैंड्स में लेक टाना से फूट पड़ती है। ये खार्तूम में व्हाइट नाइल से मिलती है, फिर रेगिस्तानों से होते हुए नॉर्थ की तरफ बहती है। एंशिएंट इजिप्ट, इसका नाम सुनते ही आंखों के सामने आ जाते हैं बड़े बड़े पिरामिड्स, सोने के मास्क पहने फेरोज और रहस्यमयी हायरोग्लिफ्स। यह लेजेंडरी सभ्यता इंसानी इतिहास की सबसे शानदार और लंबे समय तक चलने वाली सभ्यताओं में से एक पूरी तरह से नाइल नदी की ही देन थी। नदी ही तय करती थी कि वे कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे ट्रैवल करेंगे और यहाँ तक कि वे दुनिया को कैसे देखते थे। हजारों साल पहले फेरोज के आने से बहुत पहले ही लोगों ने नाइल के उपजाऊ किनारों पर बसना शुरू कर दिया था। पानी की उम्मीद उन्हें खींच लाई क्योंकि आसपास तो बस सूखा रेगिस्तान था। उन्होंने नदी के उतार चढ़ाव को, उसकी सालाना बाढ़ को और पानी के वापस जाने को समझना सीख लिया। इसी समझ की वजह से वे घुमक्कड़ और शिकारी जीवन छोड़कर एक जगह बसकर खेती करने लगे। गांव से कस्बे बने और कस्बों से शहर, और ये सब जीवन देने वाले पानी की इसी पतली पट्टी के किनारे बसते चले गए। नाइल ने सिर्फ पानी ही नहीं दिया, बल्कि रहने की एक खास जगह
और कम्युनिटी को साथ मिलकर डेवलप होने का एक सेंटर पॉइंट भी दिया। अगर नदी में सालाना बाढ़ नहीं आती, जिससे जमीन पर उपजाऊ काली मिट्टी जमा होती थी, तो इतने बड़े पैमाने पर खेती करना पॉसिबल ही नहीं होता। आसपास के रेगिस्तान तो बंजर थे। यह नाइल ही थी जिसने एक पतली सी घाटी को एक उपजाऊ जन्नत में बदल दिया, जो एक बड़ी आबादी और एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को सपोर्ट कर सकती थी। सेक्शन 5, नदी के तोहफे, एक एम्पायर को बनाए रखना। तो आखिर कैसे नाइल ने प्राचीन इजिप्ट जैसे इतने पावरफुल और लंबे समय तक चलने वाले एम्पायर को सस्टेन किया? इसका मेन जवाब है इसके यूनिक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में, और खासकर सालाना आने वाली बाढ़ में। ये सिर्फ कोई आम पानी नहीं था, ये पानी भरा हुआ था गजब की रिचनेस से। हर साल जून और सितंबर के बीच नदी में उफान आता था, इथियोपियन हाईलैंड्स में होने वाली मॉनसून की बारिशों से, जहां से ब्लू नाइल निकलती है। ये प्रेडिक्टेबल बारिश ही इजिप्ट की एग्रीकल्चर और नतीजतन उसकी सिविलाइजेशन की नींव थी। इजिप्ट के लोग सिर्फ नदी के किनारे रहते ही नहीं थे, वे इसकी शक्तिशाली धड़कन के साथ एक पार्टनरशिप में रहते थे। जैसे ही बाढ़ का पानी पूरी घाटी में फैलता था, वो अपने साथ लाई हुई उपजाऊ काली सिल्ट की एक मोटी परत जमा कर देता था। ये सिल्ट, जो मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर होती थी, जमीन में नई जान डाल देती थी, जिससे वह खेती के लिए इनक्रोएबली प्रोडक्टिव बन जाती थी। इसी इनक्रोएबली उपजाऊ जमीन की बदौलत प्राचीन इजिप्ट के लोग ढेर सारा खाना उगा पाते थे। एग्रीकल्चर के अलावा नाइल उस राज्य के लिए मेन ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन आर्टरी का काम करती थी। नदी ने पूरे राज्य को एक साथ बांध कर रखा था, जिससे वह एक कोहिसिव और मैनेजेबल एंटिटी बन गया था। सेक्शन 6, पानी में और किनारों पर जीवन, नाइल की रिच बायोडाइवर्सिटी। नाइल जैसा इतना बड़ा रिवर सिस्टम सिर्फ पानी और सेडिमेंट के लिए एक चैनल से कहीं ज्यादा है। यह एक वाइब्रेंट, डायनामिक इकोसिस्टम है, जो तरह तरह के जीव जंतुओं से भरा हुआ है। जानवरों और पौधों की बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज ने इसके पानी में, इसके किनारों पर और इसके उपजाऊ डेल्टा में रहने के लिए खुद को ढाल लिया है। नाइल के सबसे आइकॉनिक निवासियों में से एक है ऑफ कोर्स नाइल क्रोकोडाइल। ये खतरनाक रेप्टाइल्स एपेक्स प्रीडेटर्स हैं, जो अपने पानी वाले माहौल के लिए परफेक्टली अडेप्टेड हैं। ये काफी बड़े साइज तक भी आ सकते हैं, कभी कभी तो लंबाई में 6 मीटर से भी ज्यादा। नाइल का पानी बहुत तरह की मछलियों की स्पीशीज का भी घर है। हजारों सालों से ये मछलियां नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए प्रोटीन का एक बहुत जरूरी सोर्स रही हैं। क्रोकोडाइल्स और मछलियों के अलावा नाइल और उसके आसपास के वेटलैंड्स बहुत सारे दूसरे जंगली जानवरों को भी सपोर्ट करते हैं। इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को जितना भी कहा जाए कम है। सेक्शन 7, मॉडर्न लाइफलाइन, आज देशों के लिए पानी। नील नदी की गहरी इंपॉर्टेंस प्राचीन इजिप्शियन सभ्यता के खत्म होने के साथ खत्म नहीं हुई। आज 21वीं सदी में नील नदी उन लाखों लोगों के लिए एक एब्सोल्युटली क्रिटिकल लाइफलाइन बनी हुई है, जो उन देशों में रहते हैं जहां से ये बहती है। इसका पानी पहले से कहीं ज्यादा कीमती है, जो तेजी से बढ़ती पॉपुलेशंस, फलते फूलते एग्रीकल्चर और मॉडर्न इंडस्ट्री की बढ़ती मांगों को सपोर्ट कर रहा है। इजिप्ट और सूडान खास तौर पर 2 ऐसे देश हैं जिनका वजूद पूरी तरह से नील नदी पर डिपेंडेंट है। इजिप्ट के लिए, जो ज्यादातर रेगिस्तान है, नील नदी ही फ्रेश वाटर का अकेला सोर्स है। इजिप्ट की 95% से ज्यादा पॉपुलेशन नदी या उसके डेल्टा के कुछ किलोमीटर्स के दायरे में रहती है। इसी तरह सूडान भी अपने बड़े एग्रीकल्चरल सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए इरिगेशन के लिए नील नदी और उसकी सहायक नदियों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। एग्रीकल्चर और पीने के पानी के अलावा नील नदी इस रीजन के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने में भी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। ये नदी कुछ एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन का भी एक रूट बनी हुई है, और इसकी सीनिक ब्यूटी एक बड़े टूरिज्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, खासकर इजिप्ट में। नील नदी सचमुच एक मल्टीपर्पज नदी है, जो बेसिन में मॉडर्न लाइफ के लगभग हर पहलू के लिए जरूरी है। सेक्शन 8, पावर और पॉलिटिक्स, 21वीं सदी में नाइल। जब पानी जैसा वाइटल रिसोर्स कई नेशंस में शेयर्ड होता है, तो जाहिर है वो पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट बन ही जाता है, और कभी कभी टेंशन भी।
नाइल रिवर बेसिन 11 कंट्रीज में शेयर्ड है। इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, इथियोपिया, युगांडा, केन्या, टंजानिया, रवांडा, बुरुंडी, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और एरिट्रिया। इन सभी नेशंस की अपनी अपनी लेजिटिमेट नीड्स और एस्पिरेशंस हैं नाइल के वाटर्स को अपने डेवलपमेंट के लिए यूज करने की। लेकिन रिवर में पानी की क्वांटिटी लिमिटेड है और बेसिन के एक पार्ट में जो कुछ भी होता है उसका डाउनस्ट्रीम यूजर्स पर काफी इफेक्ट पड़ सकता है। नाइल और उसकी ट्रिब्यूटरीज पर डैम्स का कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा कंटेंशियस इश्यूज में से एक है। डैम से काफी सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन के लिए वाटर स्टोरेज। लेकिन वो रिवर फ्लोज को बदल सकते हैं, सेडिमेंट को ट्रैप कर सकते हैं और डाउनस्ट्रीम कंट्रीज तक पहुंचने वाले पानी की अमाउंट को कम कर सकते हैं। कोऑपरेशन, ना कि कॉन्फ्लिक्ट, नाइल बेसिन के सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए की है। पूरे रीजन की फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करती है कि ये नेशंस अपने डिफरेंसेस को कैसे नेविगेट करते हैं और कॉमन गुड के लिए कोलैबोरेट करते हैं। सेक्शन 9, एक ऐसी विरासत जो हमेशा रहेगी और फ्यूचर के चैलेंजेस। नदी की टाइमलेस कहानी। नाइल नदी हजारों सालों से पूरे अफ्रीका में बहती आ रही है। इसने कैनियंस तराशे हैं, उपजाऊ जमीन बनाई है और इंसानी सभ्यता की गवाह रही है। इसकी विरासत बहुत बड़ी है, जो पत्थर के मोन्यूमेंट्स और हमेशा जिंदा रहने वाले कल्चर्स में लिखी हुई है। नाइल हिम्मत और लाइफ के डटे रहने का सिंबल है। लेकिन अब 21वीं सदी में इसके सामने नए चैलेंजेस हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी चिंता है। बारिश के पैटर्न में बदलाव से या तो भयंकर सूखा पड़ सकता है या फिर जोरदार बाढ़ आ सकती है। तेजी से बढ़ती पॉपुलेशन भी काफी प्रेशर डालती है। पीने के पानी, साफ सफाई और खेती के लिए पानी की डिमांड बढ़ गई है। नाइल की ये टाइमलेस कहानी अभी भी आगे बढ़ रही है। इस जबरदस्त नदी को प्रोटेक्ट करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।